हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है प्रबंध, परिचय, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र। इस चैप्टर के 5 से 6 वीडियोस बनेंगे और आज के वीडियो में जो वीडियो नंबर 1 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रबंध क्या होता है, प्रबंध की डिफाइन क्या है और उनकी विशेषता क्या है। तो बच्चों, कॉपी पेन लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ क्या है, मतलब जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है और उसकी डिफाइंस क्या होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स के अंदर, RBSC बोर्ड के अंदर। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ये आपको सिर्फ ऐसे ही मुंह जबानी याद हो जाएगा, इसे याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए 2-3 डिफाइंस हैं, उनको आप याद करिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है प्रबंध। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, दूसरों से कोई कार्य करवा रहे हैं। तो प्रबंध क्या है, एक कला है जिसके अंदर जो प्रबंधक है वह अपने दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है। ठीक है बच्चों, ये तो हुई फर्स्ट डिफाइन जो कि बहुत ही सिंपल थी। अब हम 2-3 डिफाइंस और पढ़ेंगे। तो देखिए जो प्रबंधक है उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो न्यूनतम प्रयास के अंदर न्यूनतम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। समझ में आया? इसका जो मेन मोटिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का, कहीं भी अगर आप मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो तो जो मेन मोटिव होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का, वो ये होता है कि हमें न्यूनतम प्रयास के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन करना है। अब देखिए जो प्रबंधक होते हैं या प्रबंधन है, ठीक है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, जो डिफरेंट मैनेजर होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं हर साधन के लिए। मतलब जो अलग अलग संसाधन होते हैं ना, उनके लिए उनका विभिन्न प्रकार का दृष्टिकोण होता है और इस प्रकार वो अपने उन संसाधनों से लक्ष्य प्राप्त करने की अगर सोचते हैं तो वह अलग अलग क्रियाओं से उन संसाधनों को उपयोग करके क्रियाएं करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। ये कह रहे हैं जो प्रबंधन है, जो आप मैनेजमेंट करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें आप जो आपकी ऑलरेडी जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कभी भी जब मैनेजमेंट अप्लाई करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका कुछ मेन मोटिव होता है और उसके लिए वो क्या करती है, कुछ मैनेजर्स को हायर करती हैं, कुछ प्रबंधक को हायर करती है और ये जो प्रबंधक हैं अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं। और ये कुछ कार्य किस प्रकार होते हैं, तो ये देखिए, पहला है नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देश एवं नियंत्रण। ये सारी प्रक्रिया को वो लागू करते हैं और अपने संस्था की लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अपने संस्था के लिए जो उनका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करते हैं। तो देखिए प्रबंध, अब पूरा हमने जितने भी डिफाइन पढ़ी उनको एक जोड़ करके एक बड़ी सी डिफाइन लिख देते हैं। ठीक है, और इसको समझते हैं। देखिए क्या बोला है मैंने, प्रबंध एक ऐसी कला है, एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी आर्ट है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, व्यक्तियों से, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाते हो और आपका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको कम से कम लागत के अंदर, समझ में आया, कम से कम आपके इनपुट लगे और आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। और क्या करेंगे, इससे क्या होगा, संस्था के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति होगी। और यहाँ हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, यहाँ हम करेंगे नियोजन से लेकर नियंत्रण तक सारे कार्य करेंगे जिससे हमारी जो संस्था है उसकी लक्ष्य प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, प्रबंधन की डिफाइन पढ़ी। 2 डिफाइन याद कर लीजिए आप। एक तो ये याद करिए कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर हम दूसरों से कार्य करवाते हैं। ठीक है, प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। और दूसरी डिफाइन ये याद कर लीजिए कि प्रबंध क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है जिसके अंदर हम अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं और लागतों को कम करके और मानवीय प्रयासों की सहायता, मतलब जो हमारा जो इनपुट है उसको हम कम करेंगे और मानवीय प्रयास करवा के, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके हमारे जो संस्था की जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करेंगे। समझ में आया?
अब है कुछ प्रबंधन की विशेषताएं। ठीक है, प्रबंधन की 7-8 विशेषताएं हैं। आपको या तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि क्या कुछ प्रबंधन की विशेषताएं लिखिए, या एक पर्टिकुलर विशेषता आ जाएगी और उसको लिखा जाएगा कि इसकी विवेचना कीजिए। तो हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं इनको। तो देखिए, प्रबंध की विशेषताओं में सबसे पहले क्या है, जो प्रबंधक है वह अन्य लोगों से कार्य करवाता है और सिर्फ जो खुद मैनेजर है वो सिर्फ प्रबंधकीय कार्य देखते हैं। बेसिकली अगर हम देखें कि जो मैनेजर है, ठीक है, जो मैनेजर है वो क्या करता है, अपने जो इतने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे काम करवाता है। ये जो मैनेजर है ये एम्प्लॉयज़ से कार्य करवाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैनेजर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सुपरविज़न करेगा, प्रबंधकीय कार्य करेगा। ठीक है, देखेगा कि सही तरीके से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को सुपरवाइज करता है। दूसरा, अगर किसी भी संस्था के अंदर प्रबंध लागू है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कुछ लक्ष्य डिसाइड किया हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग उस संस्था में कार्य करवाया जाता है। तो अगर हम देखें प्रबंधन कार्य क्या है, लक्ष्यहीन नहीं होता है, उसमें कोई सा भी लक्ष्य हरदम डिसाइड करवाया जाता है कि हमारे जो संस्था का जो ये लक्ष्य है, ये पर्टिकुलर मेन मोटिव है, ये एम है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट अप्लाई करवा रहे हैं या मैनेजर हमने रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो प्रबंध कार्य है वो औपचारिक समूह में अप्लाई होता है, आसानी से करवाया जा सकता है। देखिए, 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपने जितनी भी कंपनीज वगैरह देखी होंगी वो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉयज़ लगे हुए होते हैं और इस प्रकार इनको मैनेज करना मैनेजमेंट के द्वारा बहुत ही इजी होता है। और जो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं इनको प्रबंध करना, इनका प्रबंधन देखना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ भीड़ का समूह होता है। मतलब इसमें सिर्फ व्यक्तियों का समूह है, भीड़ है, और भीड़ को जो मैनेज करना बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, प्रबंध एक मानवीय कारण है। यहाँ पर मानवीय मतलब मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ठीक है, तो प्रबंध एक मानवीय कारण है, मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो प्रबंधन है वो कौन देखता है, प्रबंधक देखते हैं। मतलब मैनेजमेंट कौन देखता है, मैनेजर देखता है। और मैनेजर कौन होते हैं, एक ऐसे लोग जिनको विशिष्ट ज्ञान होता है या उनको पर्टिकुलर अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यह एक सृजनात्मक कार्य है। ठीक है, एक ऐसा वर्क है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, जो अलग अलग जो मैनेजर हैं, उनकी दृष्टिकोण संसाधन को लेकर अलग अलग है और इस प्रकार वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी भी कार्य की पूर्ति करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये एक सृजनात्मक कार्य है और यहाँ पर जितने भी साधनों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाकर क्या किया जाता है, उनकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाता है। मतलब जो उनकी एफिशिएंसी होती है ना, प्रोडक्टिविटी की, उसको रेज किया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबंधक, यहाँ पर मैनेजर की बात हो रही है। देखिए, प्रबंधक होते हैं मैनेजर, प्रबंधन होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं वो दूसरों से कार्य करवाते हैं और अपने कुछ कार्य क्या करते हैं, अपने नीचे जो लोग हैं उनके नीचे, उनके जो अधीनस्थ हैं उनको सौंप देते हैं। देखिए, इसको हम इस पूरे 6 पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो, यहाँ पर मैनेजर है, इनके सबऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, ये इनके अधीनस्थ हो गए और इनके भी कुछ अधीनस्थ हैं, एम्प्लॉयज़ मान लो। तो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आती है, जो प्रबंधक है वह अपना कार्य करवाने के लिए, कंपनी का कार्य करवाने के लिए कुछ कार्य इनको सौंप देते हैं, कुछ अधिकार इनको सौंप देंगे। ठीक है, और फिर ये जो अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट्स हैं, कुछ अधिकार अपने इनको सौंप देते हैं और इस प्रकार जो संस्था है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या बन जाती है, हर एक लेवल पर, प्रत्येक स्तर पर एक ऐसी चेन बन जाती है जिसके अंदर क्या होता है, अधिकार और दायित्व का निर्माण हो जाता है। मतलब जो मैनेजर हैं वो कुछ अपनी अधिकारों को, अपने दायित्वों को अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं।
ठीक है। फिर ये अधीनस्थ क्या करते हैं, कुछ अपने दायित्व, कुछ अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं और इस प्रकार संस्था में एक चेन बन जाती है। किसकी चेन बन जाती है यहाँ पर बच्चों, दायित्व एवं अधिकार की चेन बन जाती है और इस प्रकार से क्या होता है, कार्य सुलभ रूप से पूर्ण होता है। जो भी संस्था का जो लक्ष्य होता है वो पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। ठीक है। अब देखिए, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है, विवेचना कीजिए। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है क्योंकि ये जो क्रिया है इसे आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कोई औपचारिक संस्था, अनौपचारिक संस्था, ठीक है, किसी रिलीजियस जगह पर, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम देखें, हमारी मम्मियां हैं, हमारे घर को संभालती हैं, हमारी मम्मियां जो हमारे घर की मैनेजर होती हैं और वो हमारी घर का मैनेजमेंट देखती हैं। तो इस प्रकार हम समझ पाएंगे कि जो प्रबंधन है वो एक क्या है, सार्वभौमिक क्रिया है। ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो एक सार्वभौमिक क्रिया है और ये हर जगह अप्लाई की जा सकती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, प्रबंध संस्था के मानवीय प्रयास। मानवीय प्रयास मतलब यहाँ पर है मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयास और जो जितने भी भौतिक संसाधन हैं, जितने भी मशीनरीज हैं और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करने की प्रक्रिया है। मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि क्या देख रही है, कोऑर्डिनेशन देख रही है ह्यूमन के अंदर और जो भौतिक संसाधन है, मतलब मनुष्य और जो जितने भी भौतिक संसाधन होते हैं एक संस्था के अंदर, उनके बीच में समन्वय बैठाती है। ठीक है। जिस प्रकार से जो मनुष्य हैं वो क्या कर पाएँ, अच्छे से कार्य कर पाएँ। ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितनी भी हमारी संस्था के उद्देश्य हैं और जितने भी जो हमारे वर्ग हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं कंपनी से, वो पूर्ण रूप से पूरी हो। ठीक है। 9 पॉइंट देखते हैं कि जो प्रबंधन कार्य हैं वो संस्था के अंदर और बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट वर्क है वो इन्फ्लुएंस होता है एम्प्लॉयज़ से और अदर फैक्टर से, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा कार्य करते हैं तो जो मैनेजर है उसके पास बहुत काम कम हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि जो मैनेजमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, मतलब बाहरी वातावरण के द्वारा, और जो कंपनी का अंदर का वातावरण है या संस्था का अंदर का वातावरण है उससे भी वो इन्फ्लुएंस होता है और उसको इन्फ्लुएंस करता भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट बच्चों, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रबंधन एक अदृश्य शक्ति है, कैसे? तो प्रबंधन एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसा इनविजिबल पावर है जिसको आप ना तो देख सकते हो ना इसको टच कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। और जो इसको महसूस करना, इसका अनुमान किस प्रकार लगाया जा सकता है कि संस्था के अंतर्गत आप क्या देखोगे, सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण से प्रतीत होगा। ठीक है। बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है, जैसे आप किसी कंपनी में गए और आपने देखा वहाँ पर कुछ भी मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं है, कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यार यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यही तो कहेंगे। बट आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में गए जहाँ पर सब कुछ चीज़ तरीके से रखी हुई है, वहाँ पर आते ही आपको सर्व किया गया, आपको जो आपसे इंक्वायरी ली गई कि आपको क्या चाहिए या आप किस कार्य के लिए यहाँ आए, आपकी जो भी क्वेरी है उसको फटाफट सॉल्व कर दिया गया, तो आपके मन में आएगा यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो ये कैसे प्रतीत हुआ, ये आपको इससे अनुमान लगाया कि जहाँ वहाँ का जो कार्य वातावरण है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। ठीक है। इससे आपने प्रतीत लगाया कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। तो मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति इसलिए है क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आती, ना ही इसे हम टच कर सकते हैं, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इसको महसूस किस प्रकार करेंगे, कार्य वातावरण से महसूस करेंगे। जो एक संस्था का जो कार्य वातावरण है वो अगर सौहार्दपूर्ण होगा तो हमें महसूस होगा कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने पढ़ा प्रबंधन क्या है, उसकी कुछ डिफाइंस पढ़ी, और दूसरा जो हमने पॉइंट पढ़ा इसके अंदर कि प्रबंधन की कुछ विशेषताएं। ठीक है। और जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रबंधन के उद्देश्य।